देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से कल रात में एलजी साहब ने पुलिस के माध्यम से एक तुगलकी फरमान जारी किया। पुलिस ने आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अभियान चल रहा है। आज कनॉट प्लेस में वृक्षारोपण के लिए जन जागरूकता अभियान था। दिल्ली भर से लगभग 1,500 महिलाएं अलग अलग जगह से यहां पहुंची कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस के परमिशन के बावजूद पूरी दिल्ली से जब महिलाएं यहां पहुंच गई, उन्होंने अपने सर पे कलश उठा लिया। उसके बाद अचानक पुलिस यहां पर पहुंचती है। मेरे पहुंचने से पहले ही यहां पुलिस अनाउंसमेंट करके और प्रोग्राम को कैंसिल कर देती है। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, आप तो बिना परमिशन के हजारों पेड़ कटवा देते हो, उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। और दिल्ली सरकार लोगों में पौधे लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है, उसको एक तुगलकी फरमान जारी करके परमिशन के बावजूद भी रद्द करा देते हो। आखिर इसके पीछे आपकी सोच क्या है? यह दिल्ली सरकार का प्रोग्राम था। दिल्ली पुलिस से मीटिंग करके बाकायदा पर्यावरण विभाग ने, दिल्ली पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मिलकर के प्रोग्राम में तय कर दिया था। किसके प्रोटेक्शन के लिए आप बैठे हो? क्या दिल्ली सरकार के लिए वृक्षारोपण का अभियान आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है? सर, आप दलील क्या दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्यों कैंसिल की गई है? नहीं, वो कह रहे हैं कि कल जो है सीपी ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है, इसलिए उसको कैंसिल किया जा रहा है। सुबह तक लोग यहां इकट्ठा हुए, लेकिन जब इकट्ठा हो गए यहां पर, उसके बाद इसको आकर के बाई फोर्स जो है कैंसिल कराया गया। महिलाओं को यहां भगाया गया जबरदस्ती, यहां से आप लोग जाओ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ क्राइम हो रहा है। पुलिस गैंगस्टर को पकड़ने की जगह जो पौधारोपण का अभियान चला रहे हैं, उनको जो है आकर के पूरी ताकत दिखा रही है। मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक और कुछ नहीं होना चाहिए तो ये था कि जो 1,000 से ज्यादा पेड़ कटवाए थे एलजी साहब, उनको खुद पौधारोपण का जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उनको खुद वृक्षारोपण, कम से कम इतना तो उनके अंदर आत्मग्लानि होगी कि पौधा बढ़ाते। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोच इसमें दिखती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कल के तुगलकी फरमान आने के बाद चुप है, मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। और मेरा निवेदन है एलजी साहब से कि ये तुगलकी फरमान तुरंत वापस लिया जाए और दिल्ली के लोगों की जो लड़ाई है प्रदूषण के खिलाफ, इसको जो है आगे बढ़ाने में वो सहयोग करें, न कि इस तरह के फरमान जारी करके। और क्योंकि लोगों की सांसों के लिए पौधे चाहिए, और आज जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने एलजी से मिलने का समय मांगा था, विधायकों ने मिलने का समय मिला क्या? और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक डेलीगेशन कमिश्नर से मुलाकात कर रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, ये सबको दिख रहा है। एलजी साहब को कानून व्यवस्था पे जो कार्रवाई करने की जरूरत थी, उसकी जगह जिस तरह से पुलिस को उन्होंने महिलाओं को, सरकारी प्रोग्राम को रोकने में लगाया है, ये तो साफ दिख रहा है कि एलजी साहब की प्राथमिकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता, गृह मंत्रालय की प्राथमिकता, गृह मंत्री की प्राथमिकता ये नहीं है कि कानून व्यवस्था ठीक हो। उनको पूरी फोर्स लगा दिया किस पे कि महिलाओं को रोको, हरित कलश यात्रा को रोको। सुबह से सारी फोर्स यहाँ लगी हुई है, ये तो उनकी मंशा साफ दिख रही है। ठीक है। सर, आप 2 मिनट ले खड़े रहिएगा। तो बता दिया था। अच्छा, सबसे पहले बाकी लोगों के लिए मैं सभी संस्थाओं को बुलाया। राष्ट्रीय युवा मूवमेंट काउंसिल के सदस्य
लगाना पड़ेगा। पुरानी पेंशन से संबंधित मामला है, उसी के संदर्भ में हम सभी लोगों ने जो है माननीय प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया गया है और ये लड़ाई तो अभी अनवरत चलती रहेगी जब तक पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिल नहीं जाती, क्योंकि वो एक बुढ़ापे की लाठी है, उसी पर सभी आधारित है। ये मांग है हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन और जो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों उनको एक नियमित समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग है, जो आज हम लोग गांधी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर वहाँ थोड़ी देर सत्याग्रह करके आज ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। क्या सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली है और भी कई नहीं, पेंशन बहाली के अलावा बोले ना, पेंशन बहाली है और राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, जो सरकार ये निर्णय चूँकि एक 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं करेंगे, तो राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन और आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को नियमित एक वो किया जाए, उनका रेगुलाइजेशन किया जाए। अभी एक घोषणा की गई थी एनपीएस और यूपीएस को लेकर के, हाँ, ये उस पर जो है कितनी सहमति है? हम लोग तो पुरानी पेंशन की बहाली हम भी वही कर रहे हैं। हाँ, ओल्ड पेंशन की ही मांग कर रहे हैं हम भी, हमारा संगठन भी कर रहा है। इन सब के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज का ये हम लोग नहीं बैठ जाते हैं, फोटो हो जाएगी, पीछे खड़े हो जाएंगे ना, सब लोग माल्यार्पण कर दीजिए। क्या बोले सब लोग पीछे खड़े हो जाओ ना, और पीछे हो जाओ, आ जाओ यार, फोटो पीछे आ जाओ, आ जाओ, या बैठ जाए तुम। अंकित सब लोग इधर आ जाओ ना, सब लोग आ जाओ। ए भैया, ए छोटू तेज सेम भैया आप भी आ जाओ। आपका मोबाइल है, चलो तू ले लो, पीछे से ले लो, पीछे से ले लो। हाँ भोला भाई ले लो पहले तक। आ जाइए आप इधर आ जी, भोला भाई ले लो तब आ रही आ रही आइए, अरे आ जाएगी ना, चलिए लेने आ जाइए, आ जाइए। चलो हो गया, हाँ हो गया। सबसे पहले हम बार बार कोटि बार नमन करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के सामान्य जिला अध्यक्ष भाई राकेश मौर्य जी, सभी लोग दो ऐसी महान विभूतियों को उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें याद करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए और उनके बताए हुए रास्ते पर संकल्प लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। महात्मा गांधी या शास्त्री जी के बारे में देश नहीं दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक देश होंगे, उन देशों में अगर सबसे पूज्य कोई नेता है तो महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। शास्त्री जी के बारे में बहुत से साथियों ने चर्चा की। महात्मा गांधी जी ने नील आंदोलन से लेकर चंपारण के आंदोलन से लेकर देश की आज़ादी तक का जो आंदोलन, उनका योगदान रहा है, सिर्फ देश को आज़ाद कराने में उनका योगदान नहीं रहा है,
बल्कि जो देश के समाज के अंदर सामाजिक बुराइयां थी, भेदभाव था, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव था, इन्हें भी दूर करने में सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का रहा है। साथियों, जिन ताकतों ने, जिन विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही ताकतें आज इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की भी हत्या करना चाहती है। और याद रखिए, अगर हमने, आपने, महात्मा गांधी के मानने वाले लोग, शास्त्री जी के मानने वाले लोग, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मानने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मानने वाले लोग, श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के मानने वाले लोग अगर कहीं न कहीं से विचारधारा से कमजोर हुए, तो निश्चित ये जान लीजिए कि जिन ताकतों ने महात्मा गांधी की, जिन विचारधारा ने हत्या की, वो विचारधारा संविधान की भी हत्या करने पर बाज नहीं आएगी। इसलिए महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, इसके पहले तमाम वक्ताओं ने बहुत विस्तृत से अपने महापुरुषों के विषय में प्रकाश डाले हैं। मैं चंद शब्दों में केवल ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्य, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व का नारा दिया, उसको अपनाया, अहिंसा परमो धर्मः मान करके पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम किया। आज पूरा देश ही नहीं, दुनिया के लोग आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और हमेशा उनको याद करते रहेंगे। वहीं पे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय को अगर देखेंगे तो वो सादगी, सज्जनता और ईमानदारी की प्रतिमूर्त थे। उन्होंने जो मिसाल कायम की है, एक गरीब परिवार से जन्म लेकर के, तमाम दिक्कतों को झेल करके, पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेकर के अपना योगदान दिया देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद जब उन्हें मौका मिलता है, पद पे जब होते हैं, चाहे गृह मंत्री के रूप में, रेल मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में जो ईमानदारी की मिसाल पेश की है, उसको सदियों तक याद किया जाएगा। आज का दिन हमें आपको सीख लेने का है, संकल्प लेने का है, उनको याद करके उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर इस बात का संकल्प लेकर के हमें चलना है कि एक ईमानदार के रूप में जिस तरह से उन्होंने जो सादगी पेश की, जैसा कि तमाम दृष्टांत साथियों ने बताया, एक दृष्टांत मैं भी पेश करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं साथियों कि जब भाई राकेश, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जयंती और लाल बहादुर जी की जयंती है, मैं सबसे पहले उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा, इस बात का संकल्प लेता हूं। दोस्तों, पूर्व वक्ता साथियों ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से उनके जीवन पर प्रकाश डाला है, उनकी सोच पर, उनकी समझ पर, जिस तरह से वो देश को बनाना चाहते थे, देशवासियों को जो जैसा चाहते थे वैसा करने के लिए उन्होंने कहा नहीं बल्कि आचरण करके दिखाने का उन्होंने काम किया। और ऐसी दशा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जैसा पूर्व साथियों ने बताया कि पढ़ाई लिखाई के बाद जिस तरह से विदेश में जाकर के एक तरीके से वकालत उन्होंने शुरू किया और देश की हालत को जब उन्होंने देखा, तो मैं समझता हूं दोस्तों, आज हम सभी लोगों को इस बात को सोचने समझने की ज़रूरत है। चूँकि उस समय का वक्त था, भारत देश गुलाम था। उस गुलामी के समय में जिस तरह की भाव और भावना को लेकर के वो चाहते तो विदेश में ही अपनी
अपनी सुख सुविधा के लिए वो चाहते तो पड़े रहते, लेकिन उनके मन में यह नहीं था कि मुझे अपनी ही सुख सुविधा चाहिए, बल्कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि मुझे देश में चल करके कुछ करना चाहिए। हमारे देशवासी गुलाम हैं और इसी गुलामी के समय में जो मेरा कर्तव्य होना चाहिए वो जाके मुझे करना चाहिए। यह बात सोच करके अगर वो भारत में आकर के जिस तरह से अपना उन्होंने देशवासियों को आज़ादी दिलाने के लिए जिस तरह से समता संपन्नता और स्वतंत्रता एक तरीके से सामाजिक स्वरूप को अख्तियार करते हुए उन्होंने जिस तरह से क्रांति कराने का काम किया, लाने का काम किया, उसमें नरम दल गरम दल दुस तरह के लोग थे। और जहां इनकी सोच थी कि अहिंसा के रास्ते पर चल करके हम निश्चित रूप से अंग्रेजों को भगाएंगे और देश को आज़ादी दिलाएंगे। दोस्तों, हमको आपको आज उनके जीवन पर जब चर्चा कर रहे हैं तो एक घटाने का भी विषय आता है कि यह सही है कि उन्होंने आज़ादी दिलाने का मन क्यों बनाया। आखिर गुलामी के समय में भी तो लोग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उस जिंदगी को जीने के बाद उनके मन में यह था कि गुलामी की जिंदगी के बाद हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और सर्वांगीण विकास का मतलब आज़ादी के 75-77 वर्ष हो गए। 77 वर्षों की आज़ादी में एक उम्र लगभग पूरी हो जाती है। और ऐसी दशा में अगर ईमानदारी और सच्चाई से देखा जाए तो आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी दिलाने वाले, मैं समझता हूं उस समय के नौजवान वीर सपूत बहुत सारे लोगों ने आज़ादी देखा भी नहीं और महात्मा गांधी के कहने पर अपने जान की बाजी लगा करके देश को आज़ादी तो दिलाया। आज़ादी दिलाने की इतने वर्षों बाद भी हमको आपको जो समझने का मतलब है, मैं जहां अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए या चर्चा करने के लिए हमारे आपके अंदर भी ये बात आनी चाहिए। तब तो लोकतंत्र नहीं था, तब तो लोगों को बात बतानी थी और निश्चित रूप से उनके द्वारा उस क्रांति को करानी थी कि अंग्रेज हमारे यहाँ से भाग जाएं। लेकिन महात्मा गांधी जिस रास्ते को अख्तियार किए उस रास्ते पर चलने के बाद आज़ादी की इतने दिनों बाद भी हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है तो हम इनकी चर्चा करके अगर हम इस बात को नहीं घटाते कि नहीं हमको क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूं ये तो फिर फूल चढ़ाने का ही विषय हो जाएगा। और उतारने का विषय यही हुआ कि अब आपके देश में संविधान लागू है, और जब संविधान लागू है, व्यवस्था लागू है, तो हमको आपको तो एक ही रास्ता अख्तियार करना है कि किस रास्ते से हम सर्वांगीण विकास लोगों का करा सकते हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर जी के महान आत्मा को प्रणाम करते हुए श्रद्धासुमन कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय उनके बगल में बैठे हुए पूर्व विधायक पूर्व अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, श्रद्धा जी गई क्या, श्रीमती श्रद्धा यादव जी, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित नेता साथीगण, साथियों, महात्मा गांधी जी के विषय में, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी के विषय में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। हिंदुस्तान की धरती पर अगर राष्ट्रपिता के नाम से कोई जाना जाता है तो महात्मा गांधी ही जाने जाते हैं। इस पर हमको आपको गंभीरता सोचना चाहिए कि आखिर दूसरा क्यों नहीं हुआ। दो बातें साथियों, एक उस जमाने में स्वतंत्रता आंदोलन में अगर इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया, तो साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा गया। और हिंदुस्तान की धरती पर दो आदमी नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी। इस पर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, महात्मा गांधी जी की बहुत बातों बनाया कर सब हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, काफ़ी चर्चाएं भी हो चुकी हैं। उस वक़्त असहयोग आंदोलन चलाए थे और उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी एक नारा दिया था, मारेंगे भी नहीं मानेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं
और मानेगी भी नहीं। मतलब अपना रास्ता मैं छोड़ूंगा भी नहीं और मारूंगा भी नहीं। तो जो हमारे महापुरुष करके चले गए हैं उस पर हम कितना कर रहे हैं, अब कितना करेंगे। आज प्रश्न इस बात का साथियों है, कवच लेने की बात। उनके बताए हुए रास्ते पर हम अगर कहीं भ्रमित हो रहे हैं, हमारा साथी कोई भ्रमित हो रहा है, तो उस भ्रम को हमें दूर करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, हमें याद है उस वक्त ये कहा जाता था कि आखिर जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, एक आम चर्चा थी। लाल बहादुर शास्त्री से भी कहीं, जवाहरलाल नेहरू से भी कहीं आगे लाल बहादुर जी निकले और उन्होंने नारा दिया था, हिंदुस्तान को अगर उधर सीमा पर हमारा जवान रक्षा कर रहा है, खेत खलिहान में हमारे किसान भी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान का। बहुत विस्तार में बातें न करके साथियों, एक ही मैं आग्रह करूंगा, सुझाव दूंगा कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर गांधी जी ये भी कहे थे, बुरा मत देखो, न बुरा सुनो और न बुरा करो। इसको भी हमको आपको स्वीकार करते हुए आप लोग कृपया। कारण ये है कि इसमें कुछ भूमाफिया है जौनपुर के, बहुत ही पावरफुल लोग हैं, राजनीतिक दलों से लगे हुए। उनके साथ एक हमारे दूर की फैमिली के एक रिलेटिव हैं जो इस मामले में शामिल हुए हैं और इन राजनीतिकों के और भूमाफियाओं के दबाव में और उनकी साजिश में एक फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर कायम किया। एक फर्जी लेन देन दिखा कर के हमने पैसे लिए और इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की कि हम बैनामा कर दें अपने मौरूसी मकान का। उसके दबाव में जब हम नहीं आए, उस मुकदमा दर्ज होने के बावजूद हम दबाव में नहीं आए, तो हमारे ऊपर चार्जशीट लगा दी गई, जबकि वो बिल्कुल सिविल मैटर्स के एक शिकायत थी। ये कहा गया कि हमने एडवांस दिया है, मुआहदा बै किया है, कोई मुआहदा बै सामने नहीं है, कोई पैसों का लेन देन सामने नहीं है। उसके बावजूद हमारे ऊपर पुलिस ने 406 और 420 की चार्जशीट लगा दी। जब इस प्रेशर्स में हम नहीं आए और हमने ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं दिया, उनको मकान पे कब्ज़ा नहीं दिया, तो उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती 20-25 गुंडों के साथ हमला किया, मकान पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। हमारे 2 भाई उसमें ज़ख्मी हुए। एक भाई जो बीमार थे, काफ़ी उनकी सर्जरी हो रखी थी, उनको बहुत बुरी तरह ज़ख्मी किया। वो लगातार उसके बाद से इलाज में रहे, कई अस्पतालों में उनका इलाज हुआ और उसके बाद वो अभी 14 सितंबर की रात में 11 बजे के लगभग उनकी डेथ हो गई चोटों से। हमने पोस्टमार्टम करवाया पुलिस के से कहकर, पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, तब ये मालूम हुआ उसकी कॉज ऑफ डेथ ये आई है कि सेप्टिसीमिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज़, ज़ख्म के ख़राब होने से, मौत के पहले के ज़ख्म के ख़राब होने से जो जहर बना उससे उनकी मौत हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घबराकर अब वही लोग फिर से पुलिस वालों की साजिश से ही, पुलिस की साजिश में आकर एक फ़र्ज़ी दबाव बना रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोग अलग एप्लीकेशन दे रहे हैं जांच को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि अब ये मामला हत्या का बनता है, इसमें हत्या हुई है। इस बीच में हमें अभी पता लगा कि पुलिस ने इसमें फ़ाइनल रिपोर्ट लगा दी थी हमारी एफआईआर में। अब हम उसके लिए न्यायालय से संपर्क करेंगे, न्यायालय में अपनी पिटीशन लगाएंगे और उसको दोबारा खुलवाएंगे। पुलिस की जांच को जो आगामी होगी उसको प्रभावित करने के लिए इस वक्त वो फिर पुलिस वालों की साजिश से प्रेस को कांटेक्ट कर रहे हैं, प्रेस में बयान दे रहे हैं कि हम झूठा कर रहे हैं, हमारे भाई की मौत हुई है, हम पीड़ित हैं, वो पीड़ित बन के अपने को पेश कर रहे हैं। इसके लिए ही हम अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला चूँकि न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय से जो भी आदेश होगा दोबारा जांच खुलेगी, पुलिस उसकी जांच करेगी और ये हत्या हुई है, इसमें मुलजिमों को सज़ा मिलनी चाहिए।
कौन लोग वो हैं जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं? हम उनके नाम, चूंकि इतने पावरफुल लोग हैं कि अभी हम उनका नाम इस स्तर पे जब जांच शुरू होगी तो बताएंगे। काफ़ी पावरफुल लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से लगे हुए हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं यहाँ के। जैसे जो पीड़ित ने अभी हाल में वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं जो उस साजिश में शामिल हुए हैं, और वो एक फर्जी स्टोरी बना के उनके ज़रिए ये विवाद पैदा किया जा रहा है। क्या नाम उनके हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? वो आलम खान मोहल्ला है कोतवाली के क्षेत्र में, मोहम्मद सलीम, वो इस मामले में खड़ा किए गए हैं, और लेकिन में शामिल उनके साथ बहुत से भूमाफिया हैं जो इस प्रॉपर्टी पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि कोतवाली से करीब एक कमर्शियल वैल्यू की बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही हैं कि ये जांच फर्जी तौर पे की गई है, फर्जी तौर पे इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाया गया है। घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसमें फर्जी जांच करके फर्जी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। उस फाइनल रिपोर्ट को खारिज करवाएंगे हम, और फाइनल रिपोर्ट जब खारिज होगी, दोबारा जांच खुलेगी तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा। क्या नाम आपका? अब्दुल नासिर खां। कहाँ के रहने वाले? मैं मखदूम शाहढन मोहल्ला है कोतवाली क्षेत्र में, वहाँ है हमारा मकान, वहीं का मूल निवासी हूँ। इस वक्त मैं बाहर प्रैक्टिस करता हूँ लॉ की। हम ग्राम राजेपुर, पोस्ट धर्मापुर, जिला जौनपुर का निवासी भंवरलाल विश्वकर्मा, पुत्र बेचन विश्वकर्मा का लड़का हूँ। चकमार्ग पे अवैध कब्जा है और हम 2015 से परेशान हैं। 2015 से हम परेशान हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और आज जिलाधिकारी को हमने फ़ोटो सहित एप्लीकेशन दिया हूँ कि सर के यहाँ हमारा न्याय हो। आज तक मैं 2015 से परेशान हूँ, चकमार्ग खाली नहीं हो रहा है। लेखपाल कहते हैं कि चकमार्ग सब खाली है। सरकार से निवेदन है कि चकमार्ग जो बताते हैं खाली हो, पहले से ही खाली है। और देखें, सरकार से देखें कि सब फ़ोटो लगा हुआ है। हमको न्याय चाहिए, चकमार्ग खाली चाहिए। हम सरकार से ही मांग रहे हैं। देखें, सब मौके पे फ़ोटो है, सब दीवारें खड़ी हैं, सब पेड़ हैं। देखें, हम गरीब आदमी रह नहीं पा रहे हैं, दबंग हैं। कभी भी हमारे परिवार की हत्या हो सकती है। इसके जिम्मेदार हमारे गांव के ठाकुर लोग हैं। हम खाने जीने के एकदम परेशान हैं। हमारी खेती नहीं हो पा रही है। हम मजदूरी करके खाने जीने वाले आदमी हूँ। मेरी खेती पड़ती है और कहीं से हमको ट्रैक्टर नहीं जाने देते हैं। कभी हमारे परिवार हादसा हो सकता है। सरकार से निवेदन कि मुझे रास्ता दिया जाए। कौन लोग ऐसे लोग हैं जो? प्रवीण कुमार सिंह हैं, सौरभ सिंह हैं, सूरज सिंह हैं, मुकुंद सिंह हैं। हमारी कहीं सरकार सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे न्याय चाहिए। मैं गरीब व्यक्ति जी नहीं पा रहा हूँ। आज जिलाधिकारी के आए तो जिलाधिकारी के हमने पेपर दिया तो बगल साइड सर को दिए, ठीक है देख लीजिए इनका क्या मामला है। तो हमने बताया उनको कि सर जी हमारा इससे मत मामला है। जब से वो डीएम थे 55 नंबर वाले, तब से मैं पेपर देते आ रहा हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उनको हमने फ़ोटो खींच कर भी दे दिया हूँ और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान हूँ। अब इसके बाद मैं आत्महत्या करूँगा। मांगे क्या है? मांग है हमको सरकार रास्ता मिल जाए, बस सरकार से रास्ता मिल जाए बस। चकमार्ग पे अवैध कब्जा है, हमको आने जाने दिक्कत है और लोग गाली देते हैं, आने जाने नहीं देते हैं। किधर से हम जाएँ आए? अन्य कहीं जाते हैं तो हमको गाली देते हैं, मारने धमकाते हैं। ये भूमाफिया हैं, प्लाटिंग काम करते हैं, इनका ही धंधा पैसा है। कहते हैं साले तुम्हारा गोड़ काट लेंगे, तुमको गोली से मार देंगे। बताइए सर, हमारा परिवार पूरा दहशत हो गया है। अब यही मेरा निवेदन सरकार से है। जय हिंद।
मामला फतेहपुर का है। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर प्रिया मौर्य छात्रा इंटर में पढ़ रही थी और बस से जाती आती रहती थी। वहाँ के प्रधानाचार्य का भांजा था और काफ़ी पीड़ित किया था और ड्राइवर भी वही था और छेड़खानी करता था और काफ़ी ज़्यादा हद जब पार हो गई तो छात्रा ने जो है प्रिंसिपल को सूचना दी और प्रिंसिपल का ही भांजा वो था और प्रिंसिपल ने उसको मार पीट के जो है बदतमीजी के तहत बर्ताव किया और बर्ताव मार पीट करने के बाद उसको छात्रों में उसको आत्मग्लानि भी महसूस हुई और आत्मग्लानि के कारण अभी तक रिपोर्ट ये नहीं आया है कि उसने आत्महत्या किया कि छत पर से उन लोगों ने ही फेंक दिया था और वो मर गई। और मरने के बाद भी प्रशासनिक द्वारा जब परिवार वालों ने सूचना दिया तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई में जब दबाव बनाया गया, संगठन और तमाम लोगों ने दबाव बनाया तो केवल भांजा गिरफ्तार हुआ है, न कि प्रिंसिपल जो मुख्य आरोपी है। प्रिंसिपल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और हम ये चाहते हैं कि गिरफ्तार हो और छात्रा को न्याय मिले पूरी तरह। क्या नाम आपका? कमलाकांत मौर्य, सम्राट सेना प्रवक्ता।
जाए, इनकी ज़मीन इनको मिल जाए बस। लेकिन मुकदमा चल रहा है कमिश्नर, ठीक है, जब मुकदमा जमीन मिलेगी यानी कि स्टे सर उसमें 3 रूम का रिपोर्ट हमारा लगा हुआ है, 95 का फार्म 5। क्या नाम है? सेजल गुप्ता। सेजल गुप्ता, कुटीर इंटर कॉलेज चक्के। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी जी को, यहाँ पर से सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस पद पे बिठाया गया है एक दिन के लिए। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। लोगों की मैंने परेशानियों को सुना और फिर उस पर जैसा मुझसे हो सका, जिस तरह से मैंने वैसा फैसला सुनाया है और यही सब किया। तो कुछ केसेस को देखा, अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 को देखा। अधिकतर ये बाउंड्री बनवाने के ज़्यादा मामले आ रहे हैं, सबको बाउंड्री गिरवाने में ही दिक्कत आ रही है, यही सब ज़्यादा। अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही खुशी हुई इस स्थान पे बैठ के। मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए, और मैं आगे ज़रूर मेहनत करूँगी इस पद पे प्राप्त करने के लिए। मैं अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं IAS की तैयारी करूँगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हो, सम्मान हो और उनका स्वावलंबन हो की दिशा में कार्य किया जाए। प्रथम शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया है और उसी क्रम में हमारे जनपद की गौरव और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 96.2% अंक प्राप्त करके इन्होंने जौनपुर का नाम रोशन किया है। आज एक दिवसीय जिलाधिकारी के रूप में इनको नामित किया है और वो भी ऐसे दिवस पर किया है जो संपूर्ण समाधान दिवस है, जिसमें प्रदेश सरकार की शिकायतों के अनुश्रवण और उसके निस्तारण के लिए एक सामूहिक अधिकारी लोग बैठकर प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आज के इस प्रेरणादायक क्षण से इस बेटी को ही नहीं बल्कि प्रदेश की और देश की अनेकों बेटियों को अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही इनको जो सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन की भावना का इनके मन में अभ्युदय हुआ है, उसकी प्रेरणा अन्य बच्चों को मिलेंगी और हमारा राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश निश्चित रूप से महिला और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन के प्रति एक सजग दृष्टि से आगे बढ़ेगा। सचेत और ऐसी सुरक्षा और कानून और शांति व्यवस्था के साथ हमारी बच्चियां आगे बढ़ने में सफल होंगी। जिसमें 10 वाहनों का यातायात प्रभावी जो आमद नहीं किए जा रहे थे उनको। और दूसरा विषय यह है सर कि ऑनलाइन डाटा फिटिंग हो रहा है। कुछ जवानों का बराबर लगातार चल रहा है सर, और कुछ जवानों का जो है 3-4 महीना ड्यूटी नहीं खा रही है। और फिर सर ड्यूटी का जो स्थान भराया गया है उसमें 3 जगह संशोधन के लिए भराया गया था, लेकिन जो जवान जहां भरे हैं उनका जो है उस स्थान पर ड्यूटी नहीं उठाती है, काफ़ी 50 किलोमीटर की दूर में उठाती है। और फिर सर जो अतिरिक्त ड्यूटी हमारे यहाँ चल रही है उसके लिए अभी तक जो है हमारे युवा कल्याण द्वारा पैसा नहीं भेजा जा रहा है। काफ़ी परेशान है जवान, 375 रुपया 355 रुपये प्रति दिन का मिलता है। 3-4 महीने का पैसा आया है लेकिन वो भेज नहीं रहे हैं। ठीक है सर, इसमें जो है
हम जो है एक ड्यूटी बढ़ाने के संबंध में 7/2/2024 मैं जिलाधिकारी महोदय को यहाँ ज्ञापन समस्त जवानों के साथ किया था, लेकिन उस समय जिलाधिकारी महोदय साहब ने तुरंत CD मुख्य विकास अधिकारी को फ़ोन किया और कहें आप लोग वहाँ जाइए। हम लोग वहाँ गए। इसके बाद वहाँ मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा युवा कल्याण बाबू को तलब किए। युवा कल्याण बाबू ने जब तलब हुए तो बताए, हमने कहा सर देख लीजिए कि यहाँ ड्यूटी के लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे जनपद में 565 जवानों का ऑनलाइन डाटा फीडिंग है, जिसमें 249 प्रशासनिक ड्यूटी चल रही है और 100 ड्यूटी अतिरिक्त चल रही है और काफ़ी जवान बेचारे परेशान हैं। इसलिए यह प्रशासनिक ड्यूटी हमें कम से कम एक थाने पे 15 थाने पे 20 कोतवाली की हमारी मांग है। हम प्रादेशिक विकास अधिकारी यही सब समस्या है। जिलाधिकारी महोदय यहाँ की ज्ञापन की क्या जरूरत है? यहाँ तो सीधे देते हैं नहीं ज्ञापन तो जैसे मुख्यमंत्री को होता है। चलो एक साथ गौतम है, ग्राम करीमपुर बिंद, विकासखंड सुइखा कला, थाना सप्ताह, तहसील साहगंज, जनपद जौनपुर का मूल निवासी हूँ। मैं PRD जवान हूँ। जनपद के समस्त जवानों के साथ आज मैं इस विषय पर विज्ञापन देने आया हूँ, क्योंकि जनपद में 40 जवान की यातायात में ड्यूटी लगी थी, जिसमें 10 जवानों की ड्यूटी आमद नहीं किया गया। यातायात प्रभारी ने कहा कि तुम लोग यातायात में ड्यूटी करने योग्य नहीं हो। जब ड्यूटी करने योग्य नहीं हो और युवा कल्याण अधिकारी 4 तारीख को जवानों को बुलाए और जवान जब युवा कल्याण ऑफिस पे गए तो उनको डांट के सबको भगा दिए। ठीक है सर। और जिसमें जब ऑनलाइन ड्यूटी लखनऊ कहते हैं कि ऑनलाइन ड्यूटी लखनऊ से लग रही है। बताइए सर, किसी की ड्यूटी लगातार चल रही है, किसी की ड्यूटी 3-3, 4-4 महीने उनकी ड्यूटी नहीं उठा रही है। दूसरी बात जो है, ड्यूटी स्थान जो भराया गया है 3-3 स्थान, जो जहाँ जो जवान भरे हैं उनकी ड्यूटी वहाँ नहीं उठाती, 50-60 किलोमीटर की दूर पर ड्यूटी उठा रही है। और दूसरी बात यह है सर, जो अतिरिक्त ड्यूटी में जवान ड्यूटी किए हैं उनका पैसा आज तक जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा भेजा नहीं जा रहा है। जवान काफ़ी परेशान है, जबकि जवान को प्रतिदिन के 395 रुपया मिल रहा है। 4-4 महीने 5-5 महीने का वेतन वो जो है भेज नहीं रहे हैं। यही समस्या। और पहली एक विज्ञापन मैंने दिया था समस्त जनपद के जवानों के साथ कि हमारे जनपद में जो है ड्यूटी अधिक से अधिक प्रशासनिक बढ़ाई जाए, जिससे 15 से थाने पे और 20 कोतवाली में इतनी ड्यूटी बढ़ाई जाए। जबकि जिला अधिकारी महोदय द्वारा फ़ोन किया गया था मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, और मुख्य अधिकारी महोदय के यहाँ जब सारे जवान उपस्थित हुए तो वहाँ युवा कल्याण बाबू को तलब किए। युवा कल्याण बाबू से पूछने लगे तो बताया कि 56 ड्यूटी केवल बढ़ी है। हमने कहा सर ये तो पिछला बजट की ड्यूटी है, हमारे जवान 562 जवान जनपद में ऑनलाइन डाटा फिटिंग है, 249 ड्यूटी प्रशासनिक चल रही है और 100 अतिरिक्त चल रही है। 56 ड्यूटी बढ़ने से हमारे जवान कहाँ पूर्ण हो रहे हैं। इसलिए सर हम कह रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक ड्यूटी जो है प्रशासनिक चाहिए, कम से कम 15 थाने में हो जाए, 20 कोतवाली में हो जाए, जिससे हमारे जवान कुछ यानी अपना भर पोषण कर सकते हैं। लेकिन आज तक जो है जिला अधिकारी महोदय के आदेश तथा मुख्य विकास अधिकारी के आदेशों का पालन युवा कल्याण अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। केवल यही जवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें 60 किलोमीटर ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि वो परेशान हो आके यहाँ। जब ऑनलाइन डाटा फिटिंग हुआ है तो जो जवान जहाँ भरा है उनकी ड्यूटी वहाँ उठाना चाहिए सर। यही मेन समस्या थी।